मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, सन 1817-18 की संधियां, कारण, धाराएं एवं प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, सन 1817-18 की संधियां, कारण एवं धाराओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका प्रभाव और ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के विषय में अध्ययन करेंगे। संधियों का प्रभाव। इन संधियों का तत्काल प्रभाव ये हुआ कि मराठा, पिंडारियों और अन्य लूटपाट करने वाले कबीलों ने राजपूताना की रियासतों को छुटकारा मिल गया। उनके द्वारा किया जा रहा शोषण समाप्त हुआ और राजाओं ने चैन की सांस ली। संधियों के बाद उन्होंने बाहरी एवं आंतरिक खतरों से राहत महसूस की, क्योंकि आगे से राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने ले ली थी। आगे से अंतर्राज्यीय युद्धों की संभावना भी नहीं के बराबर हो गई, क्योंकि आगे से अंतर्राज्यीय झगड़ों को ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रावधान रखा गया था। दूसरा प्रभाव यह हुआ कि जब सैनिक सहायता के लिए राजा अपने सामंतों की बजाय अंग्रेजी सरकार पर निर्भर हो गए, परंतु इन संधियों के दूरगामी प्रभाव राज्यों के हित में नहीं थे, विशेषकर वित्तीय, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में। नंबर 1 है, राज्य वित्तीय रूप से पंगु हो गए। कई रियासतों के साथ की गई संधियों में एक शर्त यह भी जोड़ दी गई कि वे ब्रिटिश सरकार को नियमित रूप से खिराज यानी ट्रिब्यूट देंगे। इसके भुगतान की शर्त भी भिन्न भिन्न थी। जयपुर के साथ हुई शर्त 6 के अनुसार रियासत प्रथम वर्ष में कुछ भी भुगतान नहीं करेगी, परंतु दूसरे वर्ष 4 लाख रुपए, तीसरे वर्ष 5 लाख, चौथे वर्ष 6 लाख, पांचवें वर्ष 7 लाख और छठे वर्ष 8 लाख रुपये भुगतान करेगी। आगे के वर्षों में भी 8 लाख रुपए वार्षिक तब तक देती रहेगी जब तक कि राज्य का राजस्व 40 लाख रुपए वार्षिक से ऊपर नहीं होता। राजस्व 40 लाख से ऊपर होने पर 8 लाख के अलावा 40 लाख से ऊपर की राशि का 5/16 भाग अतिरिक्त देय होगा। बाद की घटनाओं से स्पष्ट हुआ कि राजा इतनी बड़ी रकम देने की स्थिति में नहीं था। अतः राज्य पर कर्जा बढ़ता गया और खिराज का बकाया भी बढ़ता गया। सन 1833 में यह बकाया 16 लाख रुपए हो गया तथा राजपूताना स्थित गवर्नर जनरल के एजेंट ने सरकार को सुझाव दिया कि 6 माह का बकाया हो जाने पर उस पर 12% की दर से आज वसूला जाए ताकि दरबार को देरी का बहाना न मिले। अन्य राज्यों के लिए भी ब्याज की दर लागू करने की नीति बना ली। जयपुर राज्य से ब्रिटिश सरकार ने सन 1819 से 1835 तक खिराज यानी कि ट्रिब्यूट के रूप में 1.18 करोड़ रुपए की मांग की, जिनमें से 96.75 लाख रुपए चुकाए जा चुके थे तथा वर्ष 1835 के अंत में 23.50 लाख रुपए 12% ब्याज सहित बकाया थे। रकम नहीं चुकाने का परिणाम ये हुआ कि राज्य के आंतरिक कामकाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ता गया और अंत में जोधपुर जयपुर की सांबर झील को ब्रिटिश सरकार ने ले लिया ताकि खिराज की बकाया राशि नमक की आय से वसूल की जा सके। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि उन द्वारा शुरू में तय किया गया खिराज राज्य की वास्तविक आय के अनुपात से अधिक था। इसलिए उन्होंने सन 1842 में 46 लाख रुपए माफ कर दिए और उस वर्ष के बाद खिराज की राशि घटाकर 4 लाख रुपए वार्षिक तय कर दी गई।
इसी प्रकार उदयपुर से हुई संधि शर्त 6 के अनुसार राज्य की आय का चौथाई भाग प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक खिराज के रूप में दिया जाना तय हुआ और उसके बाद आय का 378वां भाग प्रतिवर्ष देना तय हुआ। क्योंकि राज्य ये राशि नियमित रूप से देने में सफल रहा, परिणाम स्वरूप सन 1823 तक 8 लाख रुपया बकाया हो गया और महाजनों से लिया कर्ज 2 लाख रुपए हो गया। अतः राज्य का प्रबंध अंग्रेजी सरकार ने एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को प्रदान किया। महाराणा का प्रतिदिन खर्च के लिए 1000 रुपये मिलते थे। राज्य के कुछ इलाकों का राजस्व केवल ब्रिटिश सरकार को नियमित कर चुकाने के लिए आवंटित करना पड़ा। महाराणा जवान सिंह के शासनकाल में 1828 से 38 ईस्वी में काफी खिराज बकाया हो गया और राज्य कर्ज से दब गया। उसके दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने 1838 में गद्दी पर बैठते समय राज्य पर लगभग 20 लाख रुपए का ऋण था, जिसमें से 8 लाख खिराज की राशि थी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि यदि राज्य बकाया नहीं चुकाता है तो कुछ इलाके जमानत के रूप में ले ली जावे। बाद में यह जानकर कि राज्य के लिए इतना खिराज चुकाना संभव नहीं है, सन 1846 में इसे घटाकर 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। अन्य राज्यों जोधपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिनकी संधियों में खिराज देने का प्रावधान था, भी वित्तीय समस्याओं से ग्रसित हो गए। जो राज्य उदयपुर के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थे, वहां चुंगी वसूलने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया ताकि खिराज की राशि इस धन से वसूल की जा सके। साथ ही राज्यों को आगाह कर दिया कि खिराज चुकाने का कोई संतोषप्रद प्रबंध नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार को उनके इलाकों पर कब्जा करने का अधिकार है। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। संधियों से में स्पष्ट रूप से कोई ऐसा प्रावधान नहीं था जिससे ब्रिटिश सरकार की इन राज्यों में आर्थिक लाभ के लिए घुसपैठ का इरादा प्रकट होता हो। सिवाय इसके कि कुछ एक राज्यों में चुंगी की दर नियमित करने में उन्होंने रुचि अवश्य दिखाई, परंतु संधियों के पश्चात उन्होंने अपने व्यापारिक हितों के लिए रियायतों की मांग की। दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिश सरकार के बीच 25 जून 1818 को हुई संधि से अजमेर क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिश सरकार के बीच 25 जून 1818 ईस्वी को हुई संधि से अजमेर क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, जिसका वार्षिक राजस्व लगभग 5 लाख रुपए था। उन्होंने 28 जुलाई 1818 को अपना एक सुप्रिटेंडेंट वहां नियुक्त कर दिया। अजमेर के मेरवाड़ा क्षेत्र के आसपास के गांव जो मारवाड़ और मेवाड़ राज्यों के थे, उनका प्रशासन भी अंग्रेजों ने उक्त राज्यों से संधियां करके अपने हाथों में ले लिया था। कालांतर में यहाँ ब्रिटिश कोष यानी ट्रेजरी स्थापित होने से राज्यों द्वारा खिराज यहीं जमा कराया जाने लगा। सेठ साहूकारों को रियायत देकर अजमेर में बसने के लिए आकर्षित किया गया। सन 1836 में एक नया नगरी अथवा व्यापार बसाया गया, जहां बाहर के व्यापारियों को रियायत देकर आने के लिए प्रेरित किया। बाबर के बसने से पाली जोधपुर राज्य का व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्व समाप्त हो गया और खबर एक व्यापारिक केंद्र बन गया। ब्रिटिश सरकार का ध्यान शीघ्र ही मालवा और हाडोती के क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की ओर गया। मालवा और हाडोती कोटा बूंदी क्षेत्र में अफीम की ओर। मालवा का अफीम चीन के बाजारों में ब्रिटिश सरकार के बंगाल के अफीम से प्रतिस्पर्धा में ऊंचा रहता था। यानी कि मालवा का अफीम चीन के बाजारों में ब्रिटिश सरकार के बंगाल के अफीम से प्रतिस्पर्धा में ऊंचा रहता था।
ਅਤੇ मालवा व हाड़ौती के अफीम की पैदावार और व्यापार को काबू में करने के लिए गुरु सिंधिया डालकर शुरू में संधियां की गई, परंतु उसके बावजूद वे न तो पैदावार और न ही व्यापार नियंत्रित कर सके। अंत में उन्होंने इस पर भारी चुंगी लगा दी और तस्करी रोकने के लिए वे विभिन्न उपाय किए। ये व्यापारिक मार्गों से होकर कराची जाता था, जहां से ये जहाज़ों से चीन पहुंचता था। व्यापारिक मार्गों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा निगरानी रखी जाने लगी और अफीम पकड़ने वालों को इनाम देने की घोषणा की गई। कुछ एक राज्यों के शासकों ने ब्रिटिश सरकार के इस संबंध में दिए गए निर्देशों की अवहेलना की। राज्यों की आमदनी पर इस व्यापार की रोक टोक से असर पड़ने लगा और विरोध शुरू हो गया। अतः ब्रिटिश सरकार ने अफीम पर चुंगी बढ़ा दी और नए व्यापारिक मार्ग खोले, जिससे इस पर उनका नियंत्रण बना रहे। राजपूताना में नमक का उत्पादन जोधपुर रियासत के सांबर, डीडवाना, पचपदरा, फलोदी, पोखरण, सरगोट, गुदा तथा भरतपुर व बीकानेर के कुछ हिस्सों में होता था। गुड्डा सन 1835 से 1843 तक सांबर झील, जोधपुर, जयपुर का सामलाद भाग को ब्रिटिश सरकार ने ले लिया तथा इस काल में उनकी इस स्रोत से आय 11.55 लाख रुपए हुई। यह नमक बिकनी, दिल्ली, आगरा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ग्वालियर, बुंदेलखंड तथा सेंट्रल प्रोविंसेस को जाता था। इतने बड़े कारोबार को लेने के लिए ब्रिटिश सरकार लालायित थी और सन 1856 में इस संबंध में संधियां करने का मानस बनाया गया, परंतु 1857 के विद्रोह के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। सन 1869 ईस्वी में जयपुर से संधि करके सांबर सामलात का जयपुर का भाग ब्रिटिश सरकार ने 2.75 लाख रुपए वार्षिक पर लीज पर ले लिया। अगले वर्ष 1870 में जोधपुर में भी अपने हिस्से की सांबर झील को ब्रिटिश सरकार को लीज पर दे दिया। उसी वर्ष दूसरी संधि के द्वारा गुड़ा व नास को भी लीज पर दे दिया। सन 1879 में जोधपुर से हुई संधि के द्वारा पचपदरा, डीडवाना, फलोदी के क्षेत्र भी लीज पर दे दिए गए। अन्य राज्यों बीकानेर, लोणकरणसन व ताल छापर क्षेत्र, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर आदि से भी संधियां हुई। ब्रिटिश सरकार को सांबर, डीडवाना, पचपदरा आदि झीलों से 19वीं सदी के अंत में 1.11 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हुई। इस प्रकार से ब्रिटिश संधियों का जो प्रभाव था उसके विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। वित्तीय एवं आर्थिक हितों के साथ साथ अंग्रेजी सरकार ने राज्यों पर राजनीतिक शिकंजा भी कसना शुरू कर दिया, जिससे कालांतर में उनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंट्स इन राज्यों में नियुक्त कर दिए। यद्यपि उनके साथ की गई संधियों में इस प्रकार की नियुक्तियां पर कहीं भी उल्लेख अथवा प्रावधान नहीं था। जब बीकानेर राज्य के सुजानगढ़ कस्बे में सन 1668 में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। जब बीकानेर राज्य के सुजानगढ़ कस्बे में सन 1668 में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया, तो महाराजा ने इसके लिए विरोध जताया। अंग्रेजों का उत्तर था कि संधियों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं करेगी, और पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई। सन 1832 में अजमेर में
एजेंट टू द गवर्नर जनरल इन राज एजेंट ए, सन 1832 में अजमेर में एजेंट टू द गवर्नर जनरल इन राजपूताना स्टेट्स की नियुक्ति के पश्चात राजस्थान स्थित सभी रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण कसता गया। ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे संधियों की शर्तों की पालना के बजाय उनकी अवहेलना और उल्लंघन में लिप्त हो गई। जोधपुर के महाराजा मान सिंह और उनके ठाकुरों के बीच, जो धोखल सिंह को उनकी जगह गद्दी पर बिठाना चाहते थे, सन 1827 में विवाद बहुत बढ़ गया था तथा मान सिंह ने संधि की धारा के तहत अंग्रेजी सरकार से मदद मांगी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मदद के लिए नहीं आई, इस दलील के साथ कि ये बाहरी आक्रमण नहीं था। हालांकि धोखल सिंह की अगुवाई में ठाकुर जयपुर इलाके के जोधपुर पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। इसी तरह जब 1839 में ठाकुरों और मान सिंह के बीच फिर टकराव हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने मान सिंह को मदद देने के बजाय जोधपुर पर आक्रमण कर 5 महीने तक जोधपुर के किले को अपने कब्जे में रखा और महाराजा पर दबाव बढ़ाकर एक कौलनामा लिखवाया कि भविष्य में वे अपना राज्य प्रबंध ठीक प्रकार से करेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार संधि की शर्तों के मामले में दोहरे मापदंड अपनाती रही। इसी प्रकार बीकानेर महाराजा ने सन 1830 में अपने विद्रोही ठाकुरों के खिलाफ संधि की शर्त 7 के तहत मदद मांगी। इस शर्त में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि महाराजा के मांगने पर अंग्रेज सरकार महाराजा के से विद्रोह करने वाले और उनकी सत्ता को न मानने वाले ठाकुरों तथा राज्य के अन्य पुरुषों को उनके अधीन करेगी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने संधि की व्याख्या अपनी मर्जी से करते हुए कहा कि ये प्रावधान अस्थायी परिस्थितियों के लिए था तथा महाराजा को अधिकार नहीं देता कि वे ब्रिटिश सरकार से सहायता की गुहार करे। सरकार ने रेजिडेंट को लिखा कि रियासतों के आंतरिक झगड़ों को निपटाने के लिए ब्रिटिश सहायता कहीं नहीं दी जाए जब तक कि ब्रिटिश सरकार के इस बारे में स्पष्ट निर्देश न हो। ब्रिटिश सरकार ने इस कृत्य पर डॉक्टर करनी सिंह लिखते हैं कि बीकानेर दरबार को जब ब्रिटिश सहायता की सख्त आवश्यकता थी तब उन्हें अदर जुल्म में छोड़कर उनके साथ विश्वासघात किया गया। कोटा से दिसंबर 1817 में हुई संधि में एक पूरक शर्त फरवरी 1818 में जोड़ दी, जिसके तहत कोटा राज्य का राज्य प्रबंध तत्कालीन दीवान राज राणा जालिम सिंह के वंशजों और उत्तराधिकारी में निहित कर दिया गया। इस प्रावधान से महाराव नाम मात्र का शासक रह गया और शासक व दीवान में निरंतर टकराव एवं द्वेष रहने लगा। अंत में ब्रिटिश सरकार ने इसका हल सन 1638 में निकाला और कोटा राज्य का विभाजन करके झालावाड़ का नया राज्य बनाया, जिसे जालिम सिंह के वंशजों को दे दिया गया। इसका हल 1838 में निकाला और कोटा राज्य का विभाजन करके झालावाड़ का नया राज्य बनाया, जिसे जालिम सिंह के वंशजों को दे दिया गया। संधियों में दो प्रावधान अधीनस्थ सहयोग और ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता ऐसे थे जिनकी आड़ में ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया, जिससे राज्यों की संप्रभुता पर आघात हुआ। किसी भी राज्य का सिक्का उसकी संप्रभुता का चिन्ह होता था। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं के सिक्के ढालने के अधिकार और उनकी मुद्रा को प्रचलन में आने से रोकने का प्रयत्न किया। इसका राज्यों ने विरोध भी किया, परंतु सफल नहीं हुए। इसी प्रकार राज्यों की डाक सेवा को बंद करवाकर इंपीरियल डाक सेवा के लिए राज्यों में डाकघर चालू किए। अपने हित के लिए राज्यों में रेलवे सेवा शुरू की, जिसके लिए जमीन और अन्य
अधिकार राज्यों से प्राप्त हुए, जबकि संधियों में स्पष्ट था कि वे राज्यों में अपना कोई भी अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन नहीं कायम करेंगे। डाक, तार व रेलवे कर्मचारियों की राज्यों में तैनाती राजाओं को हमेशा ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति का एहसास कराती रहती थी। अपने हित अथवा राजाओं के अहित के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकार, नाबालिग राजा के काल में राज्य प्रबंधन, राजा को राजगद्दी से पदच्युत करना इत्यादि मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। कालांतर में राज्यों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजी अफसरों की नियुक्ति से राज्यों के भू प्रबंधन में सिद्धांत, ब्रिटिश ताज आधारित पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका संबंधी कानून बनाए गए और राज्यों में लागू कर दिए गए। देशी शिक्षा प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली और देशी औषधालयों के स्थान पर ब्रिटिश आधारित चिकित्सा पद्धति का ढांचा राज्यों में खड़ा कर दिया गया। इन संधियों का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि राजा महाराजा अपनी ही सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गए। वे अपनी एवं प्रजा की रक्षा के लिए उदासीन रहने लगे। राजा और प्रजा का आपसी संबंध ढीला होता चला गया और राज्य का प्रशासन कमजोर हो गया, जिस पर अंग्रेजी अफसर अथवा अंग्रेजों के प्रति वफादार हिंदुस्तानी अफसरों का कब्जा हो गया। धीरे धीरे ब्रिटिश प्रभुसत्ता पोषित होती चली गई। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार और राज्यों के आपसी संबंध संधियों के प्रावधानों पर कम और ब्रिटिश हितों और समय की आवश्यकताओं पर ज्यादा आधारित होने लगे। संधियों की शर्तों के विपरीत किए गए मनमाने कार्यों को नजीर और परिपाटी के रूप में उद्धृत करके भविष्य में प्रावधानों के उल्लंघन को न्यायोचित करार दे दिया गया। धीरे धीरे इन स्वेच्छाचारी कार्यकलापों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता रूपी एक ऐसा शब्दजाल बन गया जिसके तहत सभी जायज नाजायज कार्यों को उचित ठहराया जाने लगा। कैसी विडंबना थी कि रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच किसी विवाद की और निर्णय की मध्यस्थता का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को ही था। उसका फैसला रियासतों को मानना पड़ता था। सन 1857 के विप्लव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन समाप्त हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा के द्वारा भारतीय रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो गई और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियां वे इकरारनामा को ब्रिटिश सरकार ने भी पालनार्थ स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन की रानी ने भारत की साम्राज्य को केसर हिंद का खिताब धारण कर ये दिखाने की कोशिश की कि वे मुगल साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी, परंतु ये वास्तविकता नहीं थी। राज्यों का ब्रिटिश सरकार से संबंध संधियों और इकरारनामा से था और दोनों इन अनुबंधों से बंधे थे। सन 1877 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजाओं को बुलाकर यह दर्शाने की चेष्टा की गई कि ब्रिटिश सरकार और उनका संबंध राजा सामंत सोवरियन फ्यूजुअल जैसा है। उनकी राजाओं की हैसियत अथवा स्तर मुगलों के राजपाट समाप्त होने से नहीं बदले हैं, केवल उनके स्वामी बदल गए हैं। यही धारणा ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के मूल में थी, जो आगे चलकर ब्रिटिश निरंकुशता में बदल गई। सन 1858 में तक ब्रिटिश सरकार की रियासतें सन 1858 तक ब्रिटिश सरकार की रियासतों की प्रतिनीति स्पष्ट थी, क्योंकि भारत की सैकड़ों रियासतों की समस्याएं एवं परिस्थितियां भिन्न थी और बदलती रहती थी। परंतु 1858 के बाद राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करने हेतु एक सैद्धांतिक आधार तैयार किया गया।
प्रश्न ये उठता है कि ब्रिटिश सम्राट को भारतीय रियासतों पर प्रभुसत्ता का उपभोग करने का अधिकार किसने दिया? सीधा सा उत्तर है उनकी सैनिक ताकत ने। ली वार्नर लिखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता को ललकारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रिटिश सरकार और रियासतों की हैसियत बराबर की नहीं है। ब्रिटिश सरकार सर्वोच्च है और वे अपने अधिकारों और आदेशों की पालना करवाने में अपनी ताकत में कभी भी कमी नहीं होने देगी। ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता को निम्नलिखित तलों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। शाही विशेषाधिकार। रॉयल प्रीरोगेटिव सन 1858 में भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लिए जाने पर सभी राजाओं ने अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठा साम्राज्य को अर्पित कर दी। किसी राजा की गद्दी नशीनी अथवा गद्दी से हटाने को मान्यता तभी मिलती थी जब ब्रिटिश सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इस प्रकार का आदेश देता था। पार्लियामेंट के अधिनियम। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट को प्रभुसत्ता के अधिकार प्रदान करते थे। उदाहरणार्थ, ब्रिटिश कानून के अनुसार ब्रिटिश भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति रियासतों को रुपया उधार नहीं दे सकता था और न ही रियासतों के नाम पर रुपया एकत्रित कर सकता था। इस कानून से राजपूत राजाओं द्वारा उधार लेने पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लग गई। इसी प्रकार इंडियन आर्म्स एक्ट 1818 के तहत शस्त्रों तथा युद्धोपकरण का आयात निर्यात ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित होता था। इसका परिणाम ये था कि रियासतों को हथियारों के जरिए शक्तिशाली नहीं होने दिया जाता था। प्राकशक्ति नियम। इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रभुसत्ता ने अमानवीय कृत्यों जैसे दास प्रथा, शिशुवध व सती प्रथा को रोकने में अपने को सक्षम समझा। नेक्स्ट है रियासतों से सीधा संबंध। संधियों और समझौतों के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय पक्ष से सीधा इकरारनामा करना प्रभुसत्ता की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। मूल संधियों में संशोधन करना अथवा उनमें कुछ जोड़ना अथवा पूरक संधियों को मूल संधियों से जोड़कर कुछ नई गतिविधियों जैसे रेलवे, डाकघर, तारघर आदि जो मूल संधियों के समय विद्यमान नहीं थे को नियंत्रित करना इस कृत्य में शामिल थे। दस्तूर, लोकाचार एवं प्रथाएं। दस्तूर, लोकाचार तथा प्रथाएं शाही विशेषाधिकारों के प्रमुख स्रोत थे। स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी बहुधा मौके पर ही परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में कुछ निर्णय ले लेते थे और ये निर्णय कालांतर में प्रथागत कानून का रूप ले लेते थे। इस प्रकार की कार्यप्रणाली के कारण ब्रिटिश प्रभुसत्ता की प्रकृति लचीली थी और प्रभुसत्ता का प्रमुख आधार था शक्तिशाली होना। ब्रिटिश प्रभुसत्ता का आधार ये नहीं था कि वे पूर्ण रूपेण अधिकार संपन्न थी, बल्कि ये था कि प्रथमतः तथा मूलतः वे प्रभुसत्ता थी और इस कारण वे अधिकारों का उपभोग करती थी और इसलिए वह अंत तक अपरिभाषित रही। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सारांश। राजपूतानों की रियासतों में आपसी युद्ध, पिंडारियों की लूटपाट और अमीर खां के आक्रमण तथा कुटिल षड्यंत्रों ने इस क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। राजकोष खाली हो चले थे। वाणिज्य और व्यापार तय हो गए कि ब्रिटिश सरकार की भी पिंडारियों और मराठों से तंग आ चुकी थी। उनका अलग अलग करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के गवर्नर जनरल
के कार्यकाल में रियासतों से 1817-18 ईस्वी में संधियां कर ली। अमीर खां और ब्रिटिश सरकार के बीच भी 1817 ईस्वी में संधि हो गई, जिससे उस पर अंकुश लग गया। उसके पुनर्वास हेतु एक नई रियासत टोंक कायम की गई, जिसका उसे नवाब बना दिया गया। अन्य रियासतों से हुई संधियों में शासकों ने ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता मानते हुए अपने को उसके एक अधीनस्थ सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। संधियों की शर्तों के अनुसार वे आपस में कोई संबंध नहीं रख सकती थी, आक्रमण नहीं कर सकती थी। आपसी विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता और उसका निर्णय उन्हें मान्य था। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब ब्रिटिश सरकार की होगी तथा ब्रिटिश सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में एक पक्ष का शत्रु अथवा मित्र दूसरे पक्ष का भी शत्रु अथवा मित्र माना जाएगा। ब्रिटिश सरकार के मांगने पर शासकों को अपने राज्य के सैन्य दल भेजने पड़ेंगे। संधि के अनुसार कुछ एक राज्यों से नियमित खिराज यानी ट्रिब्यूट मांगा गया। कुछ एक संधियों में ब्रिटिश व्यापार के हितों संबंधी वे अन्य विशेष प्रावधान रखे गए। सिरोही रियासत के रेजिडेंस से की गई संधि 1823 ईस्वी इस शर्त तो ऐसी थी जिससे वे रियासत ब्रिटिश सरकार की एक कॉलोनी बनकर रह गई। इन संधियों का तत्काल प्रभाव ये हुआ कि मराठों, पिंडारियों और अमीर खां का आतंक समाप्त हो गया और क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई। रियासतों ने बाहरी और आंतरिक खतरों से राहत पाई, परंतु इनके दूरगामी परिणाम राज्यों के लिए घातक सिद्ध हुए। जिन राज्यों से नियमित खिराज मांगी गई थी, वे राशि इतनी अधिक थी कि वित्तीय रूप और आर्थिक रूप से वे पंगु हो गए और कर्ज से दब गए, जिसे चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा अथवा अपने राज्य के इलाके ब्रिटिश सरकार को गिरवी रखने पड़े। अफीम और नमक के व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। धीरे धीरे राज्यों के आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और अंग्रेज अफसरों की राज्यों से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होने लगी, जिन्होंने वहां के प्रशासन को बदलकर अपने सिद्धांतों के अनुरूप बनाया। रेल, डाक, तार, चिकित्सा, भू प्रबंधन, पुलिस तंत्र शिक्षा पद्धति, न्यायपालिका आदि के माध्यम से सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आए। राजा की प्रशासन पर पकड़ कमजोर हो गई और प्रजा से उसका फासला बढ़ता गया। सामंतों ने भी उसका पहले जैसा संबंध नहीं रहा, क्योंकि अब वे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सामंतों पर नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार पर निर्भर था। धीरे धीरे राज्यों और ब्रिटिश सरकार के संबंध संधियों के प्रावधानों पर कम और ब्रिटिश हितों पर अधिक आधारित होने लगे। कालांतर में हर काम में हस्तक्षेप बढ़ने और राज्यों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली पक्ष होने के कारण ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। इस दासता से मुक्ति पाने के लिए उन्हें अपना अस्तित्व सदैव के लिए खोना पड़ा। इस प्रकार हमने अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में की रियासतों के द्वारा से की गई संधियों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।